हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर को एक एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और वो टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा उसके चांसेस है। तो पूरे चैप्टर को हम एक लेक्चर में खत्म करेंगे और पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। और चूंकि ये जो सीरीज है वन शॉट होने वाली है, तो इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में हम टॉपिक को नहीं जाएंगे। उतना ही डेप्थ में उतनी ही डिटेल पढ़ेंगे जितनी डिटेल एचएससी स्टेट बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है और नेसेसरी है, उतनी डिटेल को देखेंगे। अननेसेसरी चीजों को हम बहुत ज्यादा डेप्थ में लेकर नहीं जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक क्वेश्चन ये है, कुछ यूं इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये बेसिक सी चीजें हमको पता है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है, तो हमारे पास, एक मिनट, अदर बाबा, हमको मिलता है हाई क्वालिटी का करंट, है ना। कैसे रिवॉल्व करेगा देखेंगे। हमारे पास जो है, तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे हाई क्वालिटी का न्यूक्लियस, और इसके अराउंड जो है तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, अब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो हमको पता है कि करंट मिलेगा, और जब जब करंट आएगा तो हमको पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा। तो वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए हमको डेरिवेशन ड्राइव करनी है। बहुत ही हलवा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में अक्सर आती। और ये जो डेरिवेशन है 2014, 22 और 23 में ऑलरेडी पूछ चुका है ना। तो देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सर्कल बनेगी, सर्कल बनेगी तो उसका रेडियस भी आएगा। अब इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से हमारे पास डायपोल मोमेंट भी आएगा। डायपोल मोमेंट का हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला है, वी नो, व्हाट वी नो, डायपोल मोमेंट m बार इज इक्वल्स टू I क्रॉस a। इसको बोले हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, बहुत ही बेसिक, 5वीं क्लास के बच्चों को भी ये डेरिवेशन आनी चाहिए। बट मेरे पास जो करंट का फॉर्मूला है, बट I इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या है, Q बाय टी आता। Q का मतलब है चार्ज, और यहां पे कौन सा चार्ज रिवॉल्व कर रहा हमारा, इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता, E डिवाइडेड बाय टी, ए डिवाइडेड बाय टी। अच्छा, हाँ सर लिख सकते, इसको हम इक्वेशन नंबर देंगे ए, इसको कंसिडर करेंगे हम इक्वेशन नंबर ए। अच्छा, अब इसको अगर घुरे तो सिंपल, ये जो टाइम है, टाइम के जगह मतलब कौन सा टाइम है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट करता है तो कितना टाइम लगेगा। हाँ, वही टाइम है जो टाइम एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और हमको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको स्मॉल टी भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल टी भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल टी लिख दो। तो हमारे पास मालूम है वी नो, या फिर वी हैव, व्हाट वी हैव, टाइम इज इक्वल्स टू 2πr/v। ये सिंपल सा टाइम पीरियड ऑफ सर्कल का, सर्कुलर मोशन का हमारे पास जो है तो फॉर्मूला है, टाइम पीरियड, है ना। एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लगाया, वो टाइम हमारे पास है 2πr/v, बेसिक वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को, इस टी की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो हम सिंपल बोले, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ए यहां पर मिलती है हमको, I इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय यहां पर टी है, और टी की वैल्यू हमको पता है 2πr/v। तो बेहतरीन अंदाज में मैंने यहां पर 2πr/v लिखा, और ये v जो है तो ऊपर जाएगा, है ना। तो यहां क्या मिला हमको, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू E इंटू वी डिवाइडेड बाय 2πr। इक्वेशन नंबर इसको कह दो बी। अच्छा, मालूम क्या करना है, मालूम हमको सर डायपोल मोमेंट करना है। ओके, तो डायपोल मोमेंट में इसकी वैल्यू को हम लिख जाकर रखेंगे। तो डायपोल मोमेंट में वैल्यू को रखेंगे, तो डायपोल मोमेंट की इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, तो मैं बोला भाई देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट किधर है, ये यहां पर है। तो इक्वेशन फर्स्ट में बताया जा रहा है कि डायपोल मोमेंट m बार इज इक्वल्स टू, I की वैल्यू हमारे पास है E इंटू वी डिवाइडेड बाय 2πr। अच्छा, 2πr, I की वैल्यू तो लिख दिए, अब मल्टीप्लाइड बाय a। अच्छा, a फॉर
हाँ, ए फॉर एरिया, किसका एरिया यहाँ पर, सर्कल का एरिया आएगा। तो हमको मालूम है, बेसिक सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल। हाँ, अब कुछ हीरे ऐसे भी होंगे जो वन शॉट देखने के लिए आ तो गए, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल पता ही नहीं। हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं किया जा सकता इन हीरो का। तो सिंपल जो है तो एरिया देखो, बहुत मर्तबा होता, छोटी 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 चीजें जो है तो तुमको बेसिक को क्लियर करना पड़ेगा। वैसे ही अगर उठ के आगे एरिया ऑफ सर्कल मालूम नहीं है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता तेरा भाई। भाई मेरी बहन, तेरा कुछ नहीं किया जा सकता। तो पाई आर स्क्वायर, सिंपल याद रखना। अगर याद नहीं था अब तक के तो अब याद रख देना, है ना। समझदार बच्चों के जैसा इसको क्या करेंगे, याद कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। तो फिर देर फोर इस इक्वेशन में अगर मैं एरिया की वैल्यू रखूं, फॉर्मूला रखूं, तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू E into V divided by 2 pi R multiplied by एरिया के जगह मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। हाँ, घुरो इसको, पाई पाई कैंसल, और ये स्क्वायर है तो ये नीचे का एक आर ऊपर का एक आर गेट कैंसल। अच्छा, तो हमारे पास मिला देयरफॉर m बार इज इक्वल्स टू ई वी, यहां से मिला r डिवाइडेड बाय 2। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। अरे सर ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ, बेसिक बेसिक चैप्टर ही बहुत छोटा, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पर, और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ने, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अच्छा चलिए, उसने तो ये पूछ लिया, और इसका एक और फॉर्म है जो कि एंगुलर मोमेंटम के टर्म में इसको हमको ड्राइव करना रहता। अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम की एंट्री कैसी होंगी, सिंपल याद रखना, हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, बट इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोलेंगे अब तक के, इसको एक दिए फर्स्ट, इसको कह देंगे सेकेंड। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला है, बचपन में पढ़े थे रोटेशनल डायनेमिक्स में, सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में, है ना। अगर याद नहीं है इसको अब तक के तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी याद कर देना पड़ेगा, कि तो अब अगर अभी याद नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं। आर या पार की लड़ाई लड़नी है बेटा अब हमको, बहुत करीब एग्जाम से, है ना, 2-3 महीने भी बचे हुए नहीं है उसको ठीक से। तो सिंपल, अब जो अगर याद नहीं है तो इसको तो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा। ओके, ये पी फॉर एंगुलर मोमेंटम, नहीं 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 नहीं, पी फॉर लीनियर मोमेंटम, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम। और मुझे पता है लीनियर मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना। तो सिंपल मैं क्या करूंगा यहां पर, देयर फोर एल इज इक्वल्स टू पी के जगह एम वी और आर का आर। अच्छा, तो अब यहां पर मैं ये आर के जगह एंगुलर मोमेंटम की मैं एंट्री कर सकता, कैसे करेंगे बोले तो, देयरफॉर अगर मैं आर की वैल्यू यहां से मालूम करूं तो आर को मुझे तनहा रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको तनहा रखूं तो आर इज इक्वल्स टू, ये जो मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवीजन में जाएगा, तो एम बाय वी। इस वैल्यू को अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सेकेंड में रखूंगा, तो मुझे ये जो डायपोल मोमेंट है एंगुलर मोमेंटम के टर्म में मिलेगा। अच्छा, तो ठीक है, देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर भेजना पड़ेगा, बस इतना काफी है, थोड़ा और ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे डायलॉग मारता हूं कि देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन, अब इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे हम, है ना, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। इक्वेशन सेकंड में गए हम, और क्या मिला हमको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू ई वी इनटू आर के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, आर के जगह हमारे पास है एल बाय एम वी लिख सकते हैं। तो आर के जगह मैंने लिखा एल बाय एम वी, और यहाँ पे डिवीजन में ऑलरेडी हमारे पास जो है तो 2 है। अच्छा, और यहाँ पे घुरे तो ये v और ये v क्या होते हुए नजर आया, कैंसल आउट होते हुए नजर आया। तो हमारे पास बच गया m बार इज इक्वल्स टू e इंटू एल डिवाइडेड बाय 2m। अब यहां पर ये m जो है, ये जो m है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और ये जो m है मास है। किसका मास बोले तो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इसको हम बोले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर एकदम बहुत ही जबरदस्त खुश होते होते आप लोगों को जो है तो 3 मार्क्स बेहतरीन अंदाज में दे देगा। भाई सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पर बहुत खास कैलकुलेशन है नहीं, सिंपल सी डेरिवेशन है ये, है ना, जो कि 2014, 22 और 23 में पूछ चुका है ना। तो सिंपली इसका कैलकुलेशन ऐसा रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में अगर एक डायलॉग मारना है तो मार सकते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद द रेडियस ऑफ विद द सर्कल
ऑफ रेडियस आर है, भला भला ये जो एक दो सेंटेंस अगर डायलॉग मारना है तो मार सकते, अदरवाइज जरूरत यहाँ पे थ्योरी की नहीं है। इतना भी लिखते हैं तो पूरे के पूरे आप लोगों को जो है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना, इसको कैसे भी किसी भी हाल में इसको सॉल्व तो हमको करना ही है एग्जाम में अगर आता है तो। इसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास टॉपिक, जायरोमैग्नेटिक रेशो। अब ये जायरोमैग्नेटिक रेशो क्या है सर? भाई सिंपल सी बात है, अभी हमने देखे यहां पर जो है तो हमको क्या मिला था, इसकी वैल्यू मिली थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहां पर हमको मिली हुई है। अब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमको मिली, ये यहां पर जो नजर आ रहा हमको एंगुलर मोमेंटम नजर आ रहा, ये एंगुलर मोमेंट, अरे रे 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 रे, हाँ, इस एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं इधर भेजूं तो डिवीजन में जाएगा, डायपोल मोमेंट को डिवाइड करेगा तो क्या मिल जाएंगी इसकी वैल्यू, m बार डिवाइडेड बाय l इज इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाय 2me। तो यहां पर जो है इसका जो रेशियो मिला हमको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू दी एंगुलर मोमेंटम, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज गैरोमैग्नेटिक रेशियो। अब इसकी बहुत ज्यादा डिटेल वगैरह देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में जब भी पूछेगा 2022 और 23 में पूछ चुका है इसको, जब भी एग्जाम में पूछेगा सिंपल हर बार तुमको बोलेगा डिफाइन गैरोमैग्नेटिक रेशियो, और बहुत हो गया पूछ लिया तो एसआई यूनिट पूछ लेगा, है ना, उससे ज्यादा आपको एग्जाम में इन्हें पूछेगा बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हो गया, तो भाई गैरोमैग्नेटिक रेशियो, गैरोमैग्नेटिक रेशियो या फिर जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन एग्जाम में लिखकर बराबर आना है। गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या लिखेंगे इसको, सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज योर आंसर। 2 मार्क के आंसर पूछता है वो, है ना, सिंपल बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोले तो, अभी हमने ड्राइव करे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास आया था EL बाय 2ME, EL बाय 2MV डिवाइडेड बाय L, तो ये L और L गेट कैंसल, तो सिंपल मेरे पास गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या मिलेगा, E बाय 2ME। गैरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला याद रखना कि मुझे जो मिलेगा वो E बाय 2ME। और बहुत हो गया, इसका SI यूनिट पूछा अगर उसने, तो SI यूनिट हमको पता है, SI यूनिट देखिए ऊपर क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, और चार्ज का हमको SI यूनिट पता है कूलम्ब, और नीचे बचा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कूलम्ब पर केजी, दिस इज योर SI यूनिट। बस एग्जाम में अगर पूछता है तो तुमने सिंपल इसका रेशियो बताना है, गैरोमैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू दी एंगुलर मोमेंटम, और जो है तो इसका SI यूनिट आएगा कूलम्ब पर केजी। इतना लिखते 2 मार्क्स आपको एकदम बेहतरीन अंदाज में मिल जाएंगे। बेसिक बेसिक चैप्टर, डेफिनेशन बेस्ड ये चैप्टर है, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछते, बहुत ज्यादा ना स्कोरिंग चैप्टर है ये, इससे स्कोरिंग वगैरह होती। अच्छा हाँ, जैसे मैंने रेशियो बताया, उसमें एग्जाम में हर बार एग्जाम में 10 बार अगर एग्जाम होते हैं स्टेट बोर्ड के तो 8 मर्तबा वो रेशियो पूछेगा, गैरोमैग्नेटिक रेशियो पूछेगा, या तो फिर जो है मैग्नेटाइजेशन पूछेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछेगा, या फिर जो है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछेगा वो। तो ये कंपलसरी, एक क्वेश्चन ये कंपलसरी रहता है ना, तो इस क्वेश्चंस को तो छोड़ना तो है ही नहीं, एनी हाउ कंडीशन में इसको जो है तो घर से हमको बहुत अच्छी तरीके से करके जाने हैं। ओके, अब देखिए मैग्नेटाइजेशन क्या होता, अब इसकी बहुत ज्यादा डिटेल है, बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ वगैरह है इसकी थोड़ी बहुत, लेकिन वो डेप्थ में हमको जाना ही नहीं है, वन शॉट तभी देखते हैं जब बहुत ज्यादा हमारी स्टडी नहीं हुई है ना, और एग्जाम बहुत करीब है, वन शॉट वही बच्चे देखेंगे जिसकी स्टडी नहीं हुई, और डिटेल में जाके हमको कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो हम आगे जाकर जो है तो MS सेट के जब लेक्चर लेंगे, नीट के जब लेक्चर लेंगे, वहां पर एकदम फुल डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर क्लास में तो हम डिटेल में स्टडी करते ही है। यहाँ पर सिंपल क्या करना है हमको, मैग्नेटाइजेशन को हम किसी बुक में क्या किया हुआ है, इसको कैपिटल M से डिनोट कर रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं पे जो है तो I से भी रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू दी वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। सिंपल इतना याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा, उन्हें SI यूनिट और डायमेंशन के साथ पूछता है तो SI यूनिट भी देखेंगे और डायमेंशन भी देखेंगे। क्या हो जाएगा ये, मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मटेरियल। बस इतना बोलते हैं तो आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, अब देखिए SI यूनिट जो है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का SI यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा।
और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, याद रखेंगे क्या आ जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये किसका ऐसा यूनिट है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट लिखी और नीचे जो है तो हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हमारे पास है मीटर क्यूब। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो नीचे सिर्फ मीटर रह जाएगा। तो कुल मिलाकर मैग्नेटाइजेशन का जो हमारे पास यूनिट आएगा ऐसा यूनिट वो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसका डायमेंशन भाई बहुत सिंपल है, डायमेंशन जब भी निकालना होता है हम क्या करते हैं, एम एल टी, और यहाँ पे चूंकि करंट भी है तो करंट का हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आई भी लिख देंगे। भाई मास का कोई यूनिट है यहाँ पर, नहीं है सर। ये एम जो है तो लेंथ का यूनिट है मीटर, है ना। मास का कोई यूनिट नहीं है यहाँ पर, तो हमने लिखे 0। लेंथ का यूनिट है, हाँ है सर। डिनोमिनेटर में पावर क्या है, 1 है सर, तो डिनोमिनेटर में है तो हम उसको क्या लिखेंगे, -1। टाइम का कोई यूनिट यहाँ पर नहीं है तो हमने लिखे टाइम के ऊपर 0। और आई का जो यूनिट, आई फॉर करंट, और करंट का जो यूनिट है एम्पियर है, कितनी मर्तबा है उसका पावर कितना है, तो 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खास बात है नहीं, डायमेंशन अगर उन्हें 2 मार्क के लिए पूछता है तो इसको 1 मार्क देंगे, आधा मार्क इसको और आधा मार्क इसको देंगे। ऐसा यूनिट को आधा मार्क, ऐसा और जो है तो डायमेंशन को आधा मार्क्स देगा। तो बहुत ही आसान है चैप्टर ये, और इसमें स्कोरिंग कर पाना, देखिए हर सब्जेक्ट में 3-4 जो है चैप्टर कुछ इस तरह से होते कि उसमें बड़े से बड़ा नालायक, है ना, थोड़ा सा जो पढ़ते ही नहीं है बच्चे, है ना, थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो वो पास होने के लिए पासिंग मार्क स्कोर कर जाए, उसने ये जो है तो कुछ कुछ चैप्टर जो है तो बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। तो ये अगर एग्जाम में आता है, देखिए कब कब आया, 2013 में, 14 में, 18 में, 19-20 में तो शायद कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं होते, 21 में, 22 में, 23 में, हर साल भाई तय रहता, कंपलसरी है ये क्वेश्चन। तो इसको एकदम जबरदस्त इंपॉर्टेंट रेस टू इन्फिनिटी लिख देना है। अच्छा, ये तो हो गया मैग्नेटाइजेशन। अब देखेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हाँ, इसको भी सिंपल रेशियो के फॉर्म में ही याद रखना है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को सिंपल रेशियो याद रखना है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम सबसे पहले तो H से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द परमियाबिलिटी ऑफ स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड टू द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू दी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सिंपल अगर इतना याद रखते हैं तो काम चल गया। मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों को जनरली, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों को अक्सर जो है तो साथ में ही पूछता। अब इसका जो एसआई यूनिट होगा, इसका भी एसआई यूनिट जो होगा सेम होगा, इसका एसआई यूनिट याद रखना, इसका भी जो है तो एसआई यूनिट हमारे पास हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, एसआई यूनिट सेम होगा, है ना। वही सिंपल याद रखना, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू दी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दुनिया का आसान है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और इसके जो, अब अगर इसका डायमेंशन, इसका अगर ऐसा यूनिट सेम है तो ऑब्वियस सी बात इसका डायमेंशन भी सेम होगा। डायमेंशन क्या लिखना है, छाप दो, m0 l-1 t0 i1, सिंपल, है ना। इसका एसआई यूनिट तो सेम है मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, और जो है तो डायमेंशन भी सेम होगा। सिंपल रेशियो याद रखनी है, यहाँ पे क्या याद रखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू दी वॉल्यूम, और यहाँ पे याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड टू दी मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। और ये जो ससेप्टिबिलिटी है भाई, अगर ये दो चीजें अगर तुमको याद हो गई तो ससेप्टिबिलिटी में तो कोई खास बात है ही नहीं। पहले तो ससेप्टिबिलिटी को काय से रिप्रेजेंट करेंगे, काय बोलो या चाय बोलो, है ना, ग्रीक वर्ड है काय, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। और ससेप्टिबिलिटी भी एक रेशियो है, तो सिंपल यहां पे याद रखना, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। भाई सिंपल है, मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सर इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट तो कुछ नहीं होगा, क्यों सर, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, और जो है हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भी यूनिट एम्पियर पर मीटर। तो दोनों यूनिट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और यूनिट नहीं है तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। अच्छा, तो ये 3 जो है हमारे पास छोटे छोटे डेफिनेशन है, और एक जो है तो गैरोमैग्नेटिक रेशियो की डेफिनेशन है। ये 4 डेफिनेशन को रट लेना है, रट्टा मार देना, एक डेफिनेशन 101% एग्जाम में आपको देखने मिलेंगी। सिंपल इसको रट लेना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, झिंगा लाला फुर, यही करते घूमना पड़ेगा अगर एग्जाम में अच्छे से मार्क्स नहीं लाते हैं तब, है ना। अब इसके बाद देखेंगे हम, हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई 2015 में भी
कलर चेंज कर लेंगे इसका हम। 2015 में 16 में क्या हुआ भाई इसके कलर को? अच्छा 15 में 16 में 17 में और जो है तो 19 में इसके प्रॉपर्टीज को पूछा हुआ है। भाई देखिए जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो है क्या बता रहा हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तीन पार्ट कौन से हमारे पास है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पहले तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो तीनों सब्सटेंस में से एकाधे की प्रॉपर्टी या फिर दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको हर बार एग्जाम में पूछ सकता है। हर बार मतलब कभी कभार अक्सर पूछता है ये। तो इसके बाद तो देखेंगे हम पहली प्रॉपर्टी है, पहला जो है तो हमारे पास मैग्नेटिक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है यहां पर। ओके अब देखिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इसको बोलेंगे, इसके एग्जांपल्स हमारे पास है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस सबसे पहले तो हमारे पास इसके एग्जांपल में गोल्ड है और कॉपर है। गोल्ड कॉपर ये दो बेस्ट एग्जांपल है इसके, है ना। और भी बहुत ज्यादा है लेकिन दो भी याद रख दिए तो काम चल जाएगा। ओके अब देखिए डायामैग्नेट को होता है एक्चुअल में, हम जब भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखते हैं तो रिपेल करेंगे और वीकली रिपेल करेगा। सर क्यों रिपेल करेगा? अगर एग्जाम में आ भी सकता है कि भाई एक्सप्लेन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हमको मालूम है जितने भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जैसा गोल्ड हो गया कॉपर हो गया, इसके पास जो है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़ी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जोड़ी में इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब सर देखिए हमारे पास मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है तो एक आइटम है और आइटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो है तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है तो पेड इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में पेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है तो ऐसे मूव कर रहा, उसकी वजह से जो हमको करंट मिलेगा, उसकी वजह से जो हमको करंट मिलेगा वो अरे रे 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 उसकी वजह जो करंट मिलेगा हमको इस डायरेक्शन में करंट आई मिलेगा, है ना। अब पेड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है तो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है तो यहां पर मेरे पास जो है तो ऐसे रिवॉल्व करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगा मुझे करंट इस डायरेक्शन में। तो अब यहां पर होगा क्या कि ये दो करंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। अब जब यहां पर हमारे पास इस लूप में अगर करंट ही नहीं बचा तो यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी नहीं बचेगा। इसका मतलब है यहां पर जो है तो नेट एटॉमिक करंट भी जीरो हो जाएगा और नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। एटॉमिक डायपोल मोमेंट इसके पास, इस सब्सटेंस के पास, गोल्ड के पास या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास हमारे पास एटॉमिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है। कितना होगा? जीरो होगा। अच्छा अब सर अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर जीरो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद रिपेल कैसे करेगा, अभी देखेंगे हम उसको। अब हमने क्या किया भाई, एक एटम को लिए और एटम में जो है तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा, क्लॉकवाइज करेगा और एक जो है तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। हमने क्या किया, दोनों को, ये दो इलेक्ट्रॉन के मोशन को यहां पर साइड बाय साइड जो है तो हम समझने के लिए जो है तो ड्रॉ करें। अच्छा अब यहां पर देखना यह है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे अगर रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो उसके वजह से जो है तो करंट मुझे जो है यहां पर क्लॉकवाइज मिलेगा, है ना। अब करंट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा, तो हमको मालूम है बचपन से हम ये लॉ पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल वाला। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन में अगर ये फिंगर को हम कर्ल करते हैं तो ये थंब जिसकी डायरेक्शन बताएगा, किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमको पता है वही जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन होती है। तो सिंपल मैंने क्या किया, इसको करंट की डायरेक्शन में मेरे फिंगर को कर्ल किया तो मुझे मिली, है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अच्छा क्योंकि यहाँ पे करंट इसके मुकाबले में अपोजिट है तो डायपोल मोमेंट भी अपोजिट ऊपर की तरफ मिलेगा। ये रही करंट की डायरेक्शन, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर। तो ये डायपोल मोमेंट क्या करते रहे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे। लेकिन अब हमने क्या किए, इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखे। मैग्नेटिक फील्ड जो है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी में हमने इसको लाकर रखे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी इसको कह सकते हैं। अच्छा अब हम जब किसी भी कॉइल को, हम इसको जो है ना, ये जो लूप है इसको हम कंसिडर करना है करंट कैरिंग लूप कंसिडर करेंगे हम इसको।
है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करेंगे करंट कैरिंग लूप। ये जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा, उसको हम एक लूप की तरह ट्रीट करेंगे। और हमको पता है जब भी कभी किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में लाकर इसको ऐसे रख दिया, प्लेस्ड किए। अब जब कभी भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते, तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज अंकल ने क्या बताए थे कि जब कभी भी, देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली सिंपली बातें जो है तो ऊपरी ऊपरी बातों को हम समझेंगे यहाँ पर, कि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखते हैं, तो उसके अंदर इंड्यूस होगा करंट। हाँ, उसके अंदर हमने पढ़े हुए फ्लक्स अगर चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने से मिलेगा ईएमएफ, और ईएमएफ जब जब मिलता है तब तब हमको मिलता करंट। तो सिंपल याद रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको कॉइल को रखे हमने, और इसकी वजह से हमको ये कॉइल के अंदर मिलेगा करंट, और उस करंट की डायरेक्शन जो है तो हमारे लेंस अंकल ने बताए थे, जो इंड्यूस्ड करंट रहेगा, जो इंड्यूस्ड करंट रहेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेंगी कि जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है बी बार, इसकी वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा, और वो जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेंगे, वो जो है इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह जो इसमें करंट बनेगा, उस करंट की कुछ डायरेक्शन कुछ इस तरह से होंगी कि उससे बनने वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसको अपोज करेगा, मतलब नीचू की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ। अच्छा, अब यहां पर देखिए नीचे की तरफ इसका करंट कैसे, जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो डायपोल मोमेंट नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर हमने बोले जो इंड्यूस्ड करंट रहेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब जब, सॉरी क्लॉकवाइज हो रहा है ना ये तो, अच्छा क्लॉकवाइज करंट रहेगा। अब जब क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ। अच्छा, यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट है और पहले जो ओरिजिनल करंट था हमारे पास, ऑलरेडी जो करंट हमारे पास था, वो करंट दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम हो गई, लूप करंट की और इंड्यूस्ड करंट की। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो गई तो इफेक्टिव करंट जो है तो इंक्रीज हो जाएगा, और उसी के साथ साथ जो है तो डायपोल मोमेंट भी यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखेंगे, यहां पर भी करंट कैसे बनेगा, कैसे इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। इसका मतलब नीचे की तरफ इसका डायपोल मोमेंट रहेगा। अब डायपोल मोमेंट नीचे तो करंट, हाँ ऑब्वियस सी बात है, डायपोल मोमेंट अपोजिट हो गया तो करंट भी यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट ऐसे इंड्यूस्ड हो जाएगा उसके पास। अच्छा, अब ये दो करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। अच्छा, जब कैंसल आउट करेंगे और ये डायपोल मोमेंट भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो इस वजह से यहां पर जो है तो डायपोल मोमेंट, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डायपोल मोमेंट मिल रहा था वो डायपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमको डायपोल मोमेंट मिल रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास इस आइटम के पास जो है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमको यहां पर मिलेगा। कब मिलेगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में जब ना रखे थे हमने, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे थे, तब क्या हुआ था, यहाँ पे दो करंट जो है तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे थे। लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखे, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसके अंदर भी करंट इंड्यूस्ड हुआ और इसके अंदर भी करंट इंड्यूस्ड हुआ, दोनों में करंट इंड्यूस्ड हुआ, और दोनों के करंट ने ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करा, है ना। तो यहां पे मिलकर क्या हो गया, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसल, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसल। तो बचा सिर्फ यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से हमको मिलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और जो है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किसके अपोजिट है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। अब जब इसकी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है तो इन्हें क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, मतलब रिपेल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा। तो जब कभी भी हम डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट विल गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो उन्हें दूर जाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से वीक रीजन में जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो सिंपल सी बात यहां पे ये समझ में आई, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो वो रिपेल करेगा, इट विल रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो सर ये कितना मैग्नेटाइज होगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, और इसकी ससेप्टिबिलिटी याद रखना
कि भाई ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू मैग्नेटाइजेशन टू दी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब जब यहां पर मैग्नेटाइजेशन ही कम होगा तो ससेप्टिबिलिटी भी कम होगी। तो ससेप्टिबिलिटी जो है तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू या एक मार्क में पूछ सकता, ससेप्टिबिलिटी यहां पर निगेटिव होंगी। क्यों निगेटिव होंगी? क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, उसलिए यहां पर निगेटिव रहेंगी। और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या रहेंगी? ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है तो बहुत ही छोटी रहेंगी। कितनी छोटी रहेंगी सर? -10⁻³ टू -10⁻⁵, इतनी सी इसकी जो है तो रेंज रहेंगी, है ना। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट दी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर आपको नोट चाहिए तो है ना, मुझे डीएम कर सकते हैं आप लोग, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको जो है तो वहां से आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर लूंगा, ठीक है। ये तो था डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे और जो है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। देखिए अब देखना है हमको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी हमने देखे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने देखे वो वाले सब्सटेंस जिसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में, जिसके वैलेंस शेल में हमारे पास पेड इलेक्ट्रॉन थे। ये बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, यहां पर जो हमको मिलेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसके एटम के पास जो है तो डायपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि इसके पास जो है एटॉमिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स क्या है? इसके सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है कि हमारे पास है सबसे पहले तो लिथियम, लिथियम, और हमारे पास हो गया एल्यूमिनियम, और आप चाहो तो वाटर भी लिख सकते हैं H2O, है ना। अब सिंपल है, इसके पास जो है तो इसके हर आइटम के पास जो है तो डायपोल मोमेंट रहेगा। लेकिन एक इसका अगर कोई हम मटेरियल ले लेते हैं ना, कोई मान लेते हैं कि हमारे पास हाई क्वालिटी का ही है, एक शेप लेंगे हम, किधर, इधर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक हाई क्वालिटी का कोई एक सब्सटेंस है, कोई मान लेते हैं लिथियम लिया हमने, कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिए। अब इसके पास आइटम है, सारे के सारे आइटम के पास इसके बाद डायपोल मोमेंट होगा। हाँ होगा, डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन वो जो डायपोल मोमेंट्स रहेंगे रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ आजू, कुछ बाजू, है ना। क्या रिदम बन रहा था सर? चलिए बे, चलो रिदम को छोड़े हैं, हम स्टडी पे फोकस करेंगे। तो ये इसका जो रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, इसकी वजह से देखो इसके हर आइटम के पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन इसका जो हर आइटम का डायपोल मोमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। एक दूसरे को क्या करेगा, उन्हें कैंसिल आउट कर देगा। ये इधर वाले के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। तो इस तरह से इसके एटम के पास डायपोल मोमेंट होने के बावजूद भी इसका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इस मटेरियल का, वो जीरो होगा। एटम के पास डायपोल मोमेंट रहेगा, लेकिन ये मटेरियल का, टोटल सब्सटेंस का जो हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा वो हमको जीरो मिलेगा। अच्छा, अब करना क्या है? अब इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसके साथ क्या होगा बोले तो, ठीक है देखते हैं अभी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद। अच्छा, इस सब्सटेंस को मान लेते हैं हमने कि इसको क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। ओके, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम, ये सारे के सारे जो डायपोल मोमेंट जो कि रैंडमली ओरिएंटेड है, वो सारे के सारे अभी मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाएंगे। वैसे ही जैसे क्लास में अगर टीचर ना हो तो बच्चे कैसा करते हैं ना, बेहतरीन अंदाज में, बच्चे पहले तो शैतानी रहते, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई बेंच पे बैठा हुआ रहता, कोई बेंच के नीचे बैठा हुआ रहता, कोई बेंच पे सो रहा होता, कोई टिफिन खा रहा, कोई पंखे पे लटक रहा, है ना। तो ये सारे हरकतें होते हैं। जैसे टीचर इस क्लास में इंटर करे, कैसे शरीफ बन के बैठते अपन, तो वैसे ही सबके एक डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, जैसे टीचर इंटर करा, हम सारे के सारे क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में अलाइन होते, सभी की जो है तो डायरेक्शन जो है तो सामने बोर्ड की तरफ, टीचर की तरफ होती। वैसे ही जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, यहाँ पर हम बोले डायरेक्ट चलो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। या फिर हम पहले क्या करेंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड रख के देखेंगे। वीक मैग्नेटिक फील्ड रखने के बाद क्या होगा, हम बोले भाई यहाँ पे जो है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है ना, वीक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखे। अब जैसे वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी तो यहाँ पे कुछ कुछ जो डायपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और कुछ कुछ थोड़ा सा अलाइन होंगे, बहुत ज्यादा वो अलाइन नहीं होंगे। अब भी जो है तो डायरेक्शन इसकी थोड़ी सी इधर उधर डायरेक्शन होगी।
कुछ कुछ जो है तो ओरिएंट हो जाएंगे और कुछ कुछ जो है तो डायरेक्शन में अब भी नहीं आएंगे। अच्छा, अब कुछ डायपोल मोमेंट अलाइन हो गए, कुछ बाकी है, कुछ थोड़े से होए और कुछ थोड़ा होना बाकी है अभी। जैसे कि हमने क्या करे भाई, हमारे पास स्कूल में जब भी टीचर आते हैं ना, कुछ बेचारे ऐसे भोले भाले टीचर रहते हैं जिसको बच्चे लाइट ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं ना, तो वैसे टीचर आए, कुछ बच्चे अलाइन हो गए, समझदार बच्चे मेरे जैसे जो थे वो खामोश बैठ गए और बोर्ड की तरफ देखना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ तुम्हारे जैसे शैतानी बच्चे थे, उन्होंने अब भी क्या किया, टीचर को लाइट लेकर है ना, अब भी अलाइन नहीं, अब भी जो है तो क्लास में सिंसियर नहीं हुए कि बोर्ड की तरफ देखना अब भी शुरू नहीं किए। लेकिन 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 अब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे क्या वो सर के अलावा अब हमारे पास प्रिंसिपल साहब आ जाते हैं। ओके, प्रिंसिपल सर यहां पर आ गए, मतलब हमने क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हमने जैसे स्ट्रॉन्ग कर दिए, यहां पे रखेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी, प्रिंसिपल अगर आ जाएंगे क्लास में, तो सब के सब शैतानी बच्चे, शरीफ बच्चे, सारे के सारे क्या करेंगे, सब ही एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो यहां पर भी क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड वीक थी तब कुछ डायपोल मोमेंट अलाइन होते, कुछ अब भी अलाइन होना बाकी थे, तो अब यहां पर जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगी, सारे के सारे खामोशी से एकदम बेहतरीन अंदाज में एक सेम डायरेक्शन में जो है अलाइन हो जाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और ये डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन ये हो जाएंगे। अब देखिए, सब्सटेंस के पास पहले भी एटॉमिक डायपोल मोमेंट था, अब भी एटॉमिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है, यहाँ पर जो है तो नेट डायपोल मोमेंट जो इस सब्सटेंस का था वो 0 मिल रहा था, लेकिन अब इस सब्सटेंस के पास जो है तो नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गया, जो कि अभी नॉन जीरो है, पहले 0 था, अब यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे बताइए कि इसके डायरेक्शन, इसके नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो ये सब्सटेंस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, ओके, तो सर कितना मैग्नेटाइजेशन होगा इसका, बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, ये याद रखना है, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है ना, अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, और इसकी ससेप्टिबिलिटी यहां पर पॉजिटिव आएंगी। पॉजिटिव क्यों आएंगी बोले तो यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसलिए वहां पे पॉजिटिव आएंगी, और उसकी रेंज जो है 0 टू 10⁻³ के बीच में लाई करेगी। अच्छा, और ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो इट विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखे डायमैग्नेट क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, वीकली रिपेल कर रहा था, लेकिन इन्हें यहाँ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज्यादा भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वहां पे ससेप्टिबिलिटी हमने देखे थे, बहुत कम ससेप्टिबिलिटी थी वहां पर, और यहां पर ससेप्टिबिलिटी जो है ज्यादा है और पॉजिटिव है। ये डिफरेंशिएट, देखिए अक्सर इसको एग्जाम में जब भी पूछेगा डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा, जब भी एग्जाम में, जैसे कि हमने देखे अभी 4-5 साल से ये पूछ रहा है, तो जब भी पूछेगा ये बोलेगा, जनरली वो बोलता है कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, या फिर तीसरा पूछा तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हमको प्रॉपर्टीज लिखने हैं, 4-4 अगर प्रॉपर्टीज भी लिख देते तो सफिशिएंट है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो इसके प्रॉपर्टी क्या होंगी, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है पॉजिटिव रहेंगी, और ये उसकी रेंज जो है तो कुछ इस तरह से रहेंगे 0 टू 10⁻³। और जब भी इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ये कहां से कहां जाएगा, अब जब अट्रैक्ट कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड के करीब जाने की कोशिश कर रहा, तो इट विल मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये एक पॉइंट बन गया, और इसके एग्जांपल का भी एक पॉइंट बन गया था, अभी बताया मैंने आपको कि इसके जो एग्जांपल्स रहेंगे वो रहेगा लिथियम, एल्यूमिनियम और H2 और बहुत सारे इसके, है ना, एग्जांपल्स रहेंगे। तो तुमको सिर्फ बहुत ज्यादा रट्टा वगैरह मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनके पॉइंट याद करने, 3 से 4 पॉइंट, 4 पॉइंट तो भी मिनिमम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम देखते हैं इसके बाद जो है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, अब देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा है वैसे ही हमारे पास जो है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में यहाँ पर चेंजेस आएंगे। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी हमारे पास जो है तो किधर गया अभी शेप, इधर है शेप। ओके,
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी हमारे पास उसके एटम के पास, वो वाले सब्सटेंस जिसके एटम के पास जो है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके हर एटम के पास जो है तो मेरे पास क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा। अच्छा, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा तो इसमें क्या होगा, चेंजेस क्या, इसके स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंजेस आएंगे एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो कैसे रहेगा यहां पर, मान लेते हैं कि भी ये जो डायरेक्शन है, कुछ डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन ऐसी रहेंगी। अब वो सेम डायरेक्शन वाले डायपोल मोमेंट क्या करेंगे, एक ही रीजन में रहेंगे, एक ही रीजन में रहेंगे, है ना। जितने भी डायपोल मोमेंट रहेंगे जिसकी डायरेक्शन सेम रहेंगी, वो एक अपना अपना एक फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में वो अपना ना डायरेक्शन वाले सेम जगह रहेंगे, टुगेदर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, है ना। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे, अब मान लेते हैं कुछ की डायरेक्शन ऐसी है तो वो एक अपना एक वॉल्यूम बना देंगे, डोमेन बना देंगे एक, है ना। ये डायरेक्शन वाले कुछ इस तरह से अपना एक डोमेन बना देंगे। और मान लेते हैं कि भी कुछ की डायरेक्शन जो है तो ऐसी है, ये नीचे वाले डायरेक्शन वाले, हाँ, सेम डायरेक्शन वाले डायपोल मोमेंट एक ही वॉल्यूम में रहेंगे। तो अब ये जो छोटे 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 वॉल्यूम्स बन रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डोमेन्स। इसको क्या बोले, डोमेन। अच्छा, तो यहां पर देखिए सिर्फ फर्क इतना है, वहां पर रैंडमली ओरिएंटेड थे सारे के सारे, यहां भी है, लेकिन जिसकी डायरेक्शन सेम है वो एक अपना अपना वॉल्यूम बना रहे, एक अपना अपना एरिया बना रहे, और उस एरिया में जो है तो सब मिलकर साथ में खुशहाल रह रहे, है ना। अच्छा, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर इसके एटम के पास यहां पर जो है एटॉमिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा हमको, एटॉमिक डायपोल मोमेंट यहां पर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इस सब्सटेंस का अगर मैं बोलूं आपको कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, तो जीरो होगा। कैसे जीरो होगा सर, क्यों, तो ये जो डोमेन बना है ना, ये जो डोमेन बना, इस डोमेन में जितने भी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, बाजू के डोमेन में इस डायरेक्शन में, दो डोमेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं वो, है ना, उसको जो है तो कैंसल आउट करेंगे। तो यहां पर जो है तो नेट डायपोल मोमेंट जो रहेगा यहां पर जीरो रहेगा। अच्छा, अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अभी जैसी चीजें हुई वही सेम कहानी यहां पर होगी। इसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये जो डोमेन्स होंगे, डोमेन ब्रेक होंगे। क्यों ब्रेक होंगे, क्यों, तो यहां पर सारे के सारे जो है डायपोल मोमेंट जो इस डायरेक्शन में आएंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो है तो डायपोल मोमेंट रोटेट होकर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर दिया। अब जैसे वो रोटेट होकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगा तो इनका एक उसूल है, सेम डायरेक्शन वाले डायपोल मोमेंट एक डोमेन में बन जाएंगे। ये डोमेन जो है तो ब्रेक होके क्या हो जाएंगे, डोमेन जो है तो कोलेस हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, एक बड़ा डोमेन फॉर्म करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हमने, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अभी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये सारे के सारे डोमेन क्या हो जाएंगे, एक बड़ा डोमेन फॉर्म करेंगे, और इस डोमेन को सिंपल है बिगर डोमेन फॉर्म करेंगे वो, और इस डोमेन में सारे के सारे जो डायपोल मोमेंट रहेंगे वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जब सेम डायरेक्शन में सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे तो इसके पास जो है अब भी एटॉमिक डायपोल मोमेंट है, पहले भी था, लेकिन अब जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो इस टोटल मटेरियल के पास जो है तो नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट आ गया, सभी की डायरेक्शन सेम है, आप कैंसल आउट नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पर नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब जब एग्जिस्ट करेगा तो सर उसकी जो है तो ससेप्टिबिलिटी कितनी रहेंगी, सबसे पहले तो देखिए इसकी डायरेक्शन, इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम रहेंगी। अब जब डायरेक्शन सेम रहेंगी तो इट विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है तो इसकी ससेप्टिबिलिटी जो मिलेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी और बहुत ही ज्यादा वेरी हाई रहेंगी। कितनी रहेंगी बोले तो 10⁻² टू 10⁻³ के बीच में इसकी ससेप्टिबिलिटी रहेंगी, बहुत ही ज्यादा हाई है। आप जब ससेप्टिबिलिटी हाई होंगी तो इट विल अट्रैक्ट स्ट्रांगली, बहुत ही ज्यादा जो है तो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। और जब भी अगर इन्हें अट्रैक्ट कर रहा तो इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में, वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो इट विल गोज फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और ये डोमेन के बारे में, अभी डोमेन क्या होता है ना,
ये जो डोमेन ना छोटे से स्मॉल वॉल्यूम जिसमें सेम डायरेक्शन वाले डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेंगे उसको हम डोमेन बोलेंगे। और जो डोमेन का जो साइज होगा है ना, साइज ऑफ डोमेन थोड़ा सा याद रख लेना है ना, इसके प्रॉपर्टी लिखने में काम में आएगा। साइज ऑफ डोमेन कुछ अप्रोक्सीमेट जो है तो इसका साइज जो रहेगा 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 इसके बीच में इसका कुछ साइज रहेगा। और सर एक डोमेन में कितने डायपोल मोमेंट कितने आइटम एग्जिस्ट करेंगे तो वो भी याद रखना कि एक डोमेन में सिंगल डोमेन में कुछ अप्रोक्सीमेट 10⁻10 टू 10⁻17 डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेंगे। 10⁻10 टू 10⁻17 डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेंगे एक डोमेन में, है ना। अच्छा, और इसके एग्जांपल क्या होंगी भाई, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल क्या होंगे तो सिंपल याद रखना। सबसे पहले तो बेहतरीन एग्जांपल इसके आयरन है, कोबाल्ट है और निकेल है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। तीन भी दो भी याद रह गए तो बहुत काफी है। तो ये था ऑल अबाउट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो हमने तीन सब्सटेंसेस देखे, एक देखे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उससे पहले देखे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर देखे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और देखे अभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमने देखे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम जब कभी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट विल रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। और कैसे करेगा, वीकली रिपेल करेगा, है ना, बहुत कम रिपेल करेगा। और उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है तो निगेटिव रहेंगी, और हमने देखे उसकी रेंज भी जो है तो बहुत ही ज्यादा कम रहेंगे। और उसके बाद हमने देखे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उससे पहले जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देखिए उसके एटम के पास डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने देखे उसके एटम के पास डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके पास होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं सर तो इसके पास डायपोल मोमेंट रहेगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है रहेगा। तो इसके नेट डायपोल मोमेंट क्यों नहीं होगा सर, इस मटेरियल के पास नेट डायपोल मोमेंट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। सर रैंडमली ओरिएंटेड ही क्यों रहेंगे, क्यों तो थर्मल एनर्जी की वजह से, है ना, थर्मल एजिटेशन की वजह से ये रैंडमली ओरिएंट रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अब इसकी थर्मल एनर्जी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक और एनर्जी देना पड़ेगा जिससे जो है तो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो हमने क्या करें, इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो है तो ये अलाइन हो गया ना। एक कांस्टेंट टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दूं तो फिर से इनके पास हीट एनर्जी आ जाएंगी और फिर से उन्होंने जो है तो रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात थी। और इसके बाद हमने देखे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यहाँ पे डोमेन एग्जिस्ट करेंगे और डोमेन की सारी चीजें देखे, डोमेन का साइज क्या रहेगा, एक डोमेन में कितने जो है तो एटम एग्जिस्ट करेंगे, और उसकी जो है तो सारी चीजें हमने एग्जांपल्स वगैरह देखे। इसके 4-4, 5-5 पॉइंट भी अगर आपको याद रहते हैं तो एग्जाम में बहुत ज्यादा काफी हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अच्छा, इसके बाद टॉपिक है हमारा क्यूरीज लॉ। अभी क्यूरीज लॉ क्या है बोले तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्यूरीज लॉ बोले तो स्पेशली हमारे पास जो है तो फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो है तो ये परफेक्टली एग्जिस्ट करेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एग्जिस्ट करेगा। सब्सटेंस बोले या फिर सैंपल बोलेंगे अपन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बताता है, क्यूरीज लॉ क्या बताता। तो देखिए हमारे क्यूरीज अंकल शायद आंटी थे, है ना, क्यूरीज आंटी, इट्स ओके, है ना। क्यूरीज आंटी ने बताया द मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे उतना ज्यादा जो है तो हमारा सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड होगा, ओके। लेकिन और उन्होंने ये बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अभी मैंने बताया जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से एटम के पास जो है तो एक थर्मल एनर्जी आएंगी, और थर्मल एनर्जी आ जाएंगी तो उन्होंने क्या करेंगे, है ना, एक रैंडमली ओरिएंट करेंगे, वैब्रेट करेंगे, उसलिए उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो जाएंगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर को हम कम करते हैं, एनर्जी कम है, उसको जैसे बिठाए, जैसे जिस डायरेक्शन में उसको रोके उस ही डायरेक्शन में वो रह जाएगा। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से एटम के पास एनर्जी आएगी और उन्हें वैब्रेट करेगा, डायरेक्शन को अपने बार बार चेंज करेगा। तो सिंपल सी बात है, द मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लाएंगे, और इक्वालिटी के साथ हमारे पास कांस्टेंट आएगा सी बी एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टी। और ये जो सी है इसको बोलेंगे हम क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट। बस सिंपल सा ये याद रखना, क्यूरी लॉ, ये भी आ सकता है क्यूरीज लॉ। और
और इसमें एक चीज और ये याद रखना है कि ये बात समझ में हमको, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे कम होगा। और आगे जाके एक इसकी डेरिवेशन भी हमने जो ड्राइव करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका एक फॉर्मूला याद रखना सिंपल, जो ससेप्टिबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी टेम्परेचर के। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटाइजेशन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, भाई टेम्परेचर के बढ़ने से अगर जो है हमारा मैग्नेटाइजेशन कम होता है तो ससेप्टिबिलिटी भी कम होगी। अच्छा, ओके, तो ये इनवर्स रिलेशन याद रखना। और एक जो है, एक और चीज ये याद रखना आपने, जब कभी भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन कम होगा और ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये कई मर्तबा एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब कभी भी हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी क्या होगी, ससेप्टिबिलिटी कम होगी। कम होते 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 ससेप्टिबिलिटी जो है तो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तक के चले जाएंगी, है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी उस रेंज में आ जाएंगी, और उस रेंज में अगर वो ससेप्टिबिलिटी आती है तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है तो आप शो करेगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। तो सिंपल, द टेम्परेचर अबोव द क्यूरियस टेम्परेचर, अगर हम अब क्यूरियस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है तो बिहेव करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। और वो वाला टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, है ना। इतनी चीजें याद रखना है, इसके अलावा बहुत सारी, इसके बाहर से क्वेश्चन आना ही नहीं है। स्टेट बोर्ड में यही क्वेश्चन जो आज के हम लेक्चर में देखे, उसी में से स्टेट बोर्ड का पेपर बनेगा और आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अंदाज में उसको सॉल्व करके आना है। और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ही ज्यादा सिंपल, उसको भी आपने सॉल्व करना है, देखते ही समझ में आ जाएंगे, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे ही वन शॉट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं, और आप लोगों ने इसको पढ़ना है और बहुत अच्छे से इसकी नोट्स भी बनाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वन शॉट हम बनाएंगे, किसी चैप्टर पर वन शॉट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी करना है। बेस्ट ऑफ लक।